देखिए बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है त्रुटि विश्लेषण, यानी कि एरर एनालिसिस। यानी कि हम एरर क्या होती है, इसका कैसे एनालिसिस करते हैं, किस तरह इसको कैलकुलेट करते हैं, ये सब हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। ओके बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैंने आप लोगों को जो लास्ट वीडियोस थी, मैंने आप लोगों को वहाँ बताया था फिजिक्स के, जहाँ हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात कर रहे थे कि जो आपकी फिजिक्स होती है या जो भौतिक विज्ञान होती है वो क्या होती है, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों पे बेस होती है ना भाई। उसमें थ्योरी तो होनी चाहिए, साथ में प्रैक्टिकली प्रूफ भी होनी चाहिए। अब देखिए, जब हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं और थ्योरी में मान लीजिए किसी चीज़ का रिजल्ट मान लीजिए 13 है, मान लीजिए कोई भी चीज़ है जिसका रिजल्ट आ रहा है 13, कुछ भी हो सकता है। और अब जब हम उसका प्रैक्टिकल करने बैठे तो ज़रूरी तो नहीं है कि आपको फिक्स 13 ही मिलेगा। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। 13 से कुछ थोड़ा सा ज़्यादा भी मिल सकता है, जैसे 13.1, 13.2, या 13 से थोड़ा सा कम भी मिल जाए, जैसे 12.8, 12.9, ऐसा ही तो होगा। एग्जैक्टली 13 मिलना, इतनी प्रॉपर तरीके से तो आप लोग प्रैक्टिकल्स करते नहीं होंगे ना, कि भाई इतना प्रॉपर कि हमारा सारा सेटलमेंट बिल्कुल प्रॉपर है कि एग्जैक्ट 13 ही वैल्यू आएगी। ऐसा नहीं होता है, कुछ ना कुछ कमी या कुछ ना कुछ ज़्यादा हमें मिलेगा ही मिलेगा, डेफिनेट सी बात है। ठीक है, तो ये जो कमी या वृद्धि है वही आपकी क्या कहलाती है, त्रुटि कहलाती है। कि भाई आपका एग्जैक्टली इतना था और आपके इतना आया, तो इतनी जो कमी रह गई या इतनी वृद्धि हो गई, इसी चीज़ को क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। एक एग्जांपल से समझिए, जब आप लोग मार्केट में जाते हो किसी किराना स्टोर पे, तो आप लोग नॉर्मली बोलते हो कि प्योर चीज़ देना, लेकिन क्या एग्जैक्टली आपको प्योर चीज़ मिलती है? नहीं ना कुछ थोड़ी बहुत मिलावट तो उसमें होती है ना। तो बस वही मिलावट त्रुटि है। फिजिक्स की लैंग्वेज में हमने उसको क्या कह दिया, त्रुटि कह दिया, कि भाई वो प्योर बिल्कुल नहीं है, कुछ तो उसमें मिलावट है ही, और वही मिलावट क्या होती है, त्रुटि होती है। तो अगर त्रुटि की डेफिनेशन हम दें तो क्या होगी, किसी भी भौतिक राशि से प्राप्त प्रायोगिक मान, प्रायोगिक मतलब जो आपने लैब में प्राप्त किया है, और उसके वास्तविक मान कि वास्तविक उसका इतना होता है, उन दोनों का जो अंतर होता है वही आपकी क्या कहलाती है, एरर कहलाती है। ओके गाइस, समझ में आया एरर क्या होता है? ठीक है, मेरे साथ साथ आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा। आपको वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा दोबारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आपकी जो ये एरर होती है ये 3 प्रकार की होती है मेनली। ठीक है, कौन कौन सी होती है? क्रमबद्ध एरर यानी कि क्रमबद्ध त्रुटि, दूसरी होती है यादृच्छिक, और तीसरी होती है स्थूल या गंभीर। इसको कहते हैं सिस्टमैटिक, इसको कहते हैं रैंडम, और इसको कहते हैं ग्रास एरर। ठीक है, अब हम इन तीनों के बारे में स्टडी करेंगे कि ये होती क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं क्रमबद्ध। नाम से समझ में आ रहा है कि क्रम से बंधी हुई है, मतलब ऐसी त्रुटि जो केवल एक ही दिशा में होती है, या तो पॉजिटिव में या फिर नेगेटिव में। ऐसी त्रुटि क्या कहलाती है, क्रमबद्ध त्रुटि कहलाती है। अब देखिए, ये धनात्मक और ऋणात्मक 2 वर्ड दिए हुए हैं कि मतलब इनका मतलब होता क्या है। चलिए ये इसके प्रकार में सीखेंगे हम कि इसका मतलब होता क्या है, कि ये एक ही दिशा में कैसे हो रही है। ठीक है, अब ये 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? यंत्रगत, व्यक्तिगत, प्रायोगिक और वातावरण। ठीक है, अब हम इन चारों के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे कि ये होती क्या है। चलिए शुरू करें, नोट्स जरूर बनाते रहिएगा। चलिए पहले बात करते हैं यंत्रगत। अब देखो, इसमें एक वर्ड आ रहा है, क्या वर्ड आ रहा है, यंत्रगत, यानी कि ऐसी त्रुटि जो यंत्र में कमी की वजह से उत्पन्न हो। ऐसी त्रुटि जो यंत्र में अपूर्णता की वजह से या यंत्र में कोई कमी रह गई है उसकी वजह से उत्पन्न होती है, उस त्रुटि को क्या कहा जाता है, यंत्रगत त्रुटि कहा जाता है। अब यंत्र में कमी कैसे? जैसे मान लीजिए आप लोग लैब में प्रैक्टिकल्स करने गए, ठीक है, आपको वहाँ बहुत सुंदर सुंदर प्रैक्टिकल्स मिलेंगे, एपरेटस रखे हुए रहते हैं। ठीक है, आप लोगों को मान लीजिए किसी वायर की लंबाई मेज़र करनी थी। ठीक है, अब आप लोग वहाँ गए, वहाँ पे एक स्केल पड़ा हुआ था। अब ऑब्वियस सी बात है कि रोज़ रोज़ तो नए नए एपरेटस लैब में आते नहीं है। ठीक है, काफ़ी बार यूज़ हो जाते हैं, गलती से मान लीजिए किसी से गिर गया होगा, टूट गया होगा, कुछ भी हो गया, तो गिरने से मान लीजिए वो स्केल प्रॉपरली ऐसे होता है, आपको पता है कि भाई 0 से स्टार्ट होता है, 1 है, 2 है, ऐसे दे रखा है। ठीक है, अब वो टूट गया, और वो क्या हो गया, टूटने के बाद में वो मतलब उसका पीछे का कुछ पार्ट टूट गया। ठीक है, अब पीछे का कुछ पार्ट टूट गया तो डेफिनेटली आपको नहीं पता कि ये पार्ट कितना है। आप सिर्फ एक आइडिया लगा सकते हो, एग्जैक्टली तो आपको नहीं पता पड़ पाएगा कि भाई कितना टूटा है। ठीक है, अब जब आप वायर की लेंथ मेजर करोगे तो आप यहीं से शुरू करोगे, इसको करोगे ना, तो आप अपने आइडिया से लगा लो कि भाई इसके पहले 5 पॉइंट थे या 4 थे, भाई 0.1 0.2 ऐसे आइडिया लगा लोगे। तो जब आप लोग
वायर की लेंथ निकाल के उसका जब एग्जैक्टली मान निकालोगे तो बताओ कुछ ना कुछ त्रुटि आएगी नहीं आएगी। और वो त्रुटि क्यों आई? क्योंकि आपका एपरेटस अपूर्ण था। क्यों आई? क्योंकि ये एपरेटस अपूर्ण था, जिसकी वजह से आप नहीं समझ पा रहे थे कि इसकी एग्जैक्टली वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, इसलिए वो त्रुटि उसमें उत्पन्न हुई। तो ऐसी त्रुटि जो यंत्र में कमी की वजह से आती है वो क्या क्या कहलाती है? यंत्रगत त्रुटि कहलाती है। जैसे मैं दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ, वर्नियर कैलिपर्स। जब आप लोग 11th में प्रैक्टिकल करने जाओगे तो नॉर्मली फर्स्ट प्रैक्टिकल यही होता है, वर्नियर कैलिपर्स। कुछ ऐसा एपरेटस होता है, मैं प्रॉपर कोई इसकी इमेज नहीं बना रही, कुछ ऐसा होता है। यहाँ एक मुख्य पैमाना होता है, ठीक है, ये तो स्केल का पैमाना होता है, एक मुख्य पैमाना होता है और यहाँ पे एक स्क्रू लगा रहता है। और ये जो वर्नियर कैलिपर्स है इसको उपयोग किया जाता है किसी भी चीज़ का व्यास नापने के लिए। मतलब आपको कोई भी चीज़ दे दी जाएगी, उसका व्यास कितना है या उसकी मोटाई कितनी है, ठीक है, उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब आप क्या करोगे कि इन स्क्रू के बीच में आपका वायर है उसको रख दोगे, भाई आपको मोटाई नापनी है या व्यास नापना है कुछ भी, तो वायर को रख दोगे यहाँ पे। तो ये इसका मुख्य पैमाना होता है, ये इसका स्केल वाला पैमाना होता है। तो मुख्य पैमाना होता है वो भी 0 से स्टार्ट होगा, मतलब इसके ऊपर भी रीडिंग दी हुई होगी ना, 0 1 2 3 4 कुछ भी, यहाँ पर भी दी हुई रहेगी। ठीक है, तो जब भी हम इस प्रैक्टिकल को शुरू करते हैं तो उससे पहले हमें यह चेक करना होता है कि इसके मुख्य पैमाने वाला 0, ठीक है, और इसका जो ये स्केल वाला पैमाना है उसका 0, दोनों एक दूसरे के ऊपर होने चाहिए, यानी कि समपाती होने चाहिए। अगर वो समपाती नहीं है तो आप रीडिंग ले रहे हो तो जितना आपने छोड़ा है ना कि 0 से पहले, जैसे आपने मान लीजिए इसका तो 0 है और इसका 1 मैच कर रहा है तो उसमें 1 की एरर आ जाएगी, 0.1 की एरर आ जाएगी। जितना आपने छोड़ा है उतनी एरर उसमें आएगी अगर दोनों 0 आपस में समपाती नहीं है। तो ये क्या हुआ? एपरेटस की कमी की वजह से तो हुआ कि भाई एपरेटस के दोनों पैमाने समपाती नहीं थे, आपने रीडिंग लेना शुरू कर दिया, आपको पता नहीं था, तो आपके क्या होगी, उसमें कोई ना कोई एरर आएगी। तो समझ में आई अंतर्गत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं व्यक्तिगत की। अब देखो, व्यक्तिगत मतलब व्यक्ति की खुद की कमी से। अब व्यक्ति कौन सा? कोई लैब के बाहर खड़ा जो आपको देख रहा है प्रैक्टिकल करते हुए, उसकी कमी से नहीं, जो लैब में खुद प्रैक्टिकल करता है, जिसे प्रेक्षक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रेक्षक। उसकी खुद की कमी की वजह से जो भी एरर उत्पन्न होती है उसको हम क्या कहते हैं? व्यक्तिगत एरर कहते हैं। अब देखिए व्यक्तिगत एरर कैसे हुई। जैसे देखो, नॉर्मली जब हम लोग लैब में प्रैक्टिकल्स करने जाते हैं तो उससे पहले सारे जो टीचर्स होते हैं वो बच्चों को एक बात सिखाता है, रीडिंग लेने का तरीका। क्योंकि रीडिंग लेने का तरीका अगर नहीं आता तो डेफिनेटली वहाँ एरर होगी, और वही एरर क्या होगी? व्यक्तिगत। क्योंकि रीडिंग तो आप ही ले रहे हो भाई, प्रैक्टिकल आप कर रहे हो तो थर्ड पर्सन थोड़ी रीडिंग लेगा, जो प्रैक्टिकल कर रहा है वही तो लेगा, वही लेगा। अगर उसने रीडिंग लेने में ही गलती कर दी तो एरर आएगी ही आएगी। ठीक है, जैसे कोई भी एक स्केल दे दिया हुआ है तो उसको रीड करने का तरीका कभी भी ये नहीं होता है, इस तरह से रीड नहीं करते, उसको हमेशा ऊपर से रीड करते हैं। कैसे रीड करते हैं? ऊपर से, लंबवन स्थिति में उसको रीड किया जाता है, तभी वो रीडिंग सही आती है। अगर आप साइड से रीड करते हो तो वो रीडिंग कभी भी सही नहीं आती है। अब मान लीजिए बाई चांस आपको ये बात नहीं पता है तो नॉर्मली सब ऐसे ही रीड करते हैं, तो वो रीडिंग आप करोगे तो वो डेफिनेटली गलत होगी। तो जब आप फाइनल कैलकुलेशन करोगे तो वहाँ एरर आएगी, और उसी एरर को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिगत एरर। या आपकी खुद, या फिर आपने मान लीजिए एपरेटस ज्वाइंट करने में गलती कर दी। भाई एपरेटस ज्वाइंट करना भी तो सही होना चाहिए कि कहाँ क्या ज्वाइंट करना है, अगर उसमें गलती कर दी तो भी रीडिंग आपकी सही नहीं आएगी, तो वो एरर भी क्या कहलाएगी? व्यक्तिगत एरर कहलाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट्स जरूर बनाते रहिएगा आप लोग। अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो आपके पास ही है, आप उसको दोबारा जरूर देखिएगा। और एक बात और, आप लोग पीछे की वीडियोस को रिवाइज जरूर करिएगा, क्योंकि कोई ना कोई फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर चीज़ दूसरे से लिंक होती है। ठीक है, तो अगर आपको पीछे का बेस आपको पूरा अच्छे से आएगा तो आप इजीली आगे बढ़ पाओगे। इसलिए पीछे की चीज़ों को भी आप लोग रिवाइज करते रहिएगा। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बात करते हैं थर्ड, प्रायोगिक त्रुटि। अब देखिए प्रायोगिक त्रुटि क्या है? प्रायोगिक त्रुटि है कि प्रायोगिक सिद्धांतों के अभाव की वजह से जो त्रुटि उत्पन्न होती है उस त्रुटि को हम क्या कहते हैं? प्रायोगिक त्रुटि कहते हैं। अब प्रायोगिक सिद्धांत क्या हुए? जब आप लोग लैब में प्रैक्टिकल्स करने जाते हो तो ऐसा तो नहीं है कि आप लोग बैठ के क्लास में आए और आपके सर ने कहा चलो बच्चों प्रैक्टिकल करने चलते हैं। ठीक है, आपको कुछ अता पता ही नहीं, आप लैब में चले गए, आपको इतने सारे एपरेटस नजर आ रहे थे, वो समझ ही नहीं आ रहा है क्या करना है। आप लोग क्या करोगे? ऊटपटांग काम ही तो करोगे। भाई जो चीज़ हमें आती ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि क्या करना है उसके बारे में, तो करोगे क्या? यही तो करोगे। किसी व्यक्ति को अगर
कार चलाना नहीं आता है, उसको कार में बिठा दिया जाए तो वो क्या कार चला लेगा क्या? जब उसको उसके रूल्स ही नहीं पता कि ये कैसे चलेगी कैसे नहीं चलेगी, तो नहीं चला सकता ना। जब तक उसको कार के सारी चीज़ें पता हो नहीं होगी वो नहीं चला सकता, जब पता होगी तभी तो चलाएगा। तो बिल्कुल लैब्स में भी यही होता है कि जिस एपरेटस के ऊपर आप जा रहे हो प्रैक्टिकल करने, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है, इसका सर्किट क्या होता है, इसमें हमें क्या रीडिंग लेनी है, इसकी हमें कैसे कैलकुलेशन करनी है। तो जो टीचर्स होते हैं वो एक दिन पहले बच्चों को समझाते हैं कि भाई कल हम ये प्रैक्टिकल्स करेंगे तो इसमें ये चीज़ें हैं, सारी चीज़ें आपस में बताई जाती है टीचर्स के द्वारा, ठीक है। और कुछ आपको पढ़ने के लिए भी दे दिया जाता है कि आप अपनी प्रैक्टिकल की बुक उठाइएगा और घर से उसको पढ़ के आइएगा। लेकिन अगर मान लो बाई चांस आप पहले दिन एब्सेंट रहे क्लास में और आपको नहीं पता कि कल ये प्रैक्टिकल करना था, आपको कुछ भी नहीं पता, तो आप क्या करोगे? उटपटांग काम करोगे। उटपटांग करोगे तो क्या होगा? डेफिनेटली एरर आएगी ही आएगी। भाई प्रैक्टिकल सही कैसे हो सकता है जब तक हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या करना है। ऐसे ही हर कोई उठ के थोड़ी ना प्रैक्टिकल करने लग जाता है, जिसको पता होता है वही तो प्रैक्टिकल करता है। तो ऐसी कमी जो आती है उस कमी को हम क्या कहते हैं? प्रायोगिक त्रुटि कहते हैं, ठीक है गाइज। दूसरा, जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, जैसे आप लोगों को किसी व्यक्ति को बहुत तेज फीवर आ रहा है, ठीक है, आप लोगों को उसका टेम्परेचर मेजर करना है कि उसका कितना टेम्परेचर है। थर्मोमीटर उठाओगे और मेज़र करोगे, लेकिन टेम्परेचर मेज़र कैसी कंडीशन में किया जाता है? जब आपका ताप, दाब, वायु वेग, ये सब जो बाह्य परिस्थितियां हैं ना, ये सब की सब क्या होनी चाहिए? नॉर्मल होनी चाहिए, इनमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उसको एसी के नीचे खड़ा करके अगर आप लोग उसका टेम्परेचर मेजर करोगे तो सही आएगा क्या? नहीं ना। आपको उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे ले जाना होगा, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, फिर उसके बाद आप उसका चेक करोगे, तभी तो एग्जैक्टली निकल पाएगा ना कि हाँ भाई उसका टेम्परेचर इतना आ रहा है। तो बताओ कि आपको जब पता ही नहीं है कि हमें ये इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना है, तो आप लोग सही रीडिंग ले पाओगे? नहीं ना। तो ऐसी कमी की वजह से कौन सी त्रुटि आती है? प्रायोगिक त्रुटि, एक्सपेरिमेंटल एरर आती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, चौथा है वातावरण परिवर्तन के कारण त्रुटि। अब आप लोग लैब में प्रैक्टिकल्स करने गए, सबसे पहले आपने जाके देखा कि मेरा एपरेटस बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टूटा हुआ नहीं है, कुछ भी गायब नहीं है, सब कुछ प्रॉपरली रखा हुआ है। चलो भाई, एपरेटस की कमी की वजह से तो कोई अंतर्गत त्रुटि नहीं है, ठीक है। दूसरा, आप लोग गए कि मुझे अच्छे से रीडिंग भी लेना आता है, मुझे पता भी है, ठीक है ना, तो चलो भाई वो भी काम हो गया कि व्यक्तिगत त्रुटि भी हट गई। तीसरा, आपको उस एपरेटस के बारे में पूरी नॉलेज है कि मुझे उसके ऊपर ऐसे काम करना है, इसका ये सर्किट है, मुझे ये निकालना है, फिर ये कैलकुलेशन करनी है। तो प्रायोगिक सिद्धांत भी आपको बहुत अच्छे से पता है। तो अब आप कहोगे कि कोई त्रुटि नहीं आनी चाहिए, लेकिन वातावरण में परिवर्तन हो जाए, अचानक से लाइट चल जाए या लाइट ब्लिंक कर रही है या आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो बताओ क्या आप अच्छे से रीडिंग ले पाओगे? नहीं ना। जब आप अच्छे से रीडिंग ही नहीं ले पाओगे तो ऐसी इस वजह से क्या होगी? एरर पैदा होगी रीडिंग में। भाई आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, आप तो बिल्कुल नंबर 1 स्थिति में रीडिंग ले रहे हो, लेकिन लाइट बिल्कुल प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से आपको 0.1 की जगह 0.2 दिख रहा है। तो बताओ कमी आई नहीं आई? आई ना। तो ऐसी ही कमी को हम क्या कहते हैं? वातावरण परिवर्तन के कारण त्रुटि। ओके, समझ में आया? ठीक है। बिल्कुल वैसे ही जैसे जब हम ऑप्टिक्स के प्रैक्टिकल करते हैं, तो ऑप्टिक्स के जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उनके लिए एक डार्क रूम की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? डार्क रूम। मतलब वो ऐसे लाइट वाली जगह पे नहीं हो सकते हैं, उसके लिए बिल्कुल अंधेरा होना चाहिए, ठीक है। अब आपके लैब में अंधेरे वाले रूम का बंदोबस्त ही नहीं है और टीचर कह रहे हैं ऑप्टिक्स का प्रैक्टिकल करो, तो आप कर पाओगे? नहीं ना। तो ऐसी त्रुटियां किसकी वजह से पैदा हुई? वातावरण। मतलब आप प्रॉपर सेटलमेंट ही नहीं है, ठीक है, प्रॉपर सेटलमेंट ही नहीं है, इस वजह से त्रुटि उत्पन्न होगी जब आप रीडिंग लोगे तो, ठीक है। तो ये 4 त्रुटियां हमने पढ़ी, क्रमबद्ध के 4 प्रकार थे। अब देखो ये जो चारों प्रकार है, बताओ क्या आपको इन सब का कारण पता है कि यंत्रगत किसकी वजह से हो रही है, प्रायोगिक किसकी वजह से होती है, व्यक्तिगत किसकी वजह से हो रही है, या वातावरण की वजह से हो रही है? तो पता है ना भाई, यंत्रगत यंत्र की कमी से हो रही है, प्रायोगिक मतलब सिद्धांतों के अभाव में हो रही है, व्यक्तिगत मतलब हमारी खुद की कमी से हो रही है, वातावरण मतलब उपयुक्त प्रबंध नहीं है इसलिए हो रही है। तो आपको इन सब के कारण पता है ना। जब आपको कारण पता है तो आप इनका निवारण कर सकते हो या नहीं? भाई यंत्र में कमी है तो आप टीचर्स को बोलोगे कि सर ये देखो टूटा हुआ है, तो सर आपके लिए दूसरा अरेंज करवाएंगे, ठीक है। आपको प्रायोगिक सिद्धांत नहीं आ रहे तो सर आपको समझाएंगे, आप खुद भी पढ़ के आओगे, ठीक है। आपको सही रीडिंग नहीं लेनी आ रही है तो सर क्या करेंगे? आएंगे, आपको बताएंगे नहीं बेटा ऐसे नहीं ऐसे लेनी है, ठीक है। लाइट का सही इंतजाम नहीं है तो आप लैब असिस्टेंट को बोलेंगे, वो सही करेगा। तो बताओ इन सब के निवारण किए जा सकते हैं या नहीं? किए जा सकते हैं। इसीलिए क्रमबद्ध जो त्रुटि होती है उसका हमें कारण पता होता है, इसीलिए इनका निवारण किया जा सकता है। लेकिन जो आगे की 2 त्रुटियां हैं
या यादृच्छिक और स्थूल, उन दोनों के कारण हमें पता नहीं होते हैं, इसलिए हम उनको आगे स्टडी नहीं करते हैं। सिर्फ उनकी छोटी सी डेफिनेशन ही हम जानेंगे, लेकिन हमें जब कारण ही नहीं पता तो उसका निवारण नहीं हो सकता। जब निवारण नहीं हो सकता तो उस चीज़ को आगे पढ़ने से क्या फ़ायदा, सही है। तो चलिए थोड़ा सा उनके बारे में जान लेते हैं। अब देखिए यादृच्छिक त्रुटि, यादृच्छिक का मतलब होता है रैंडम। रैंडम, जैसे कोई व्यक्ति टेढ़ा मेढ़ा चलता है तो आप बोलते नहीं वो रैंडमली वॉक कर रहा है, बोलते हो ना कई बार कि वो देखो वो व्यक्ति देखो कैसे रैंडमली वॉक कर रहा है, ठीक है। तो मतलब मापन में अनियमित रूप से होने वाली त्रुटि, कि मापन में अनियमित रूप से रैंडमली त्रुटि हो रही है, मतलब बहुत सारे कारणों की वजह से त्रुटि हो रही है कि आप समझ ही नहीं पा रहे हो, ठीक है, कि क्यों हो रही है। तो ऐसी त्रुटि को हम क्या कहते हैं, यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। और इसका हमें कारण नहीं पता होता, क्योंकि यहाँ बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं कि किसी भी चीज़ की कमी की वजह से हो सकती है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ऐसी त्रुटि को कहा जाता है यादृच्छिक त्रुटि, और इसका निवारण नहीं हो सकता है, इसलिए हम इसको आगे स्टडी नहीं करेंगे। अब है स्थूल या गंभीर त्रुटि। देखिए स्थूल हो या गंभीर जो त्रुटि होती है वो होता है प्रेक्षक की लापरवाही के कारण, प्रेक्षक की लापरवाही के कारण जो त्रुटि उत्पन्न होती है उसको कहा जाता है ग्रास एरर या स्थूल या गंभीर त्रुटि। अब प्रेक्षक की लापरवाही कैसे, जैसे एक हमने वहाँ व्यक्तिगत पढ़ी, वो वाली लापरवाही नहीं। देखो जब आप लोग लैब्स पे प्रैक्टिकल करने जाते हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक क्लास में 60 बच्चे हैं, तो लैब में 60 प्रैक्टिकल्स तो नहीं मिलने वाले, नॉर्मली कितने होते हैं 15, 20, 25 इतने ही होते हैं। अब अगर एक एक बच्चे को एक एक प्रैक्टिकल एपरेटस थमा दिया जाए तो कुछ बच्चे रह ही जाएंगे, रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो टीचर्स क्या करते हैं, ग्रुप बना देते हैं, 2-2 के, 3-3 के, 5-5 के, ठीक है, ऐसे ग्रुप बना देते हैं। जितने उनके पास एपरेटस होते हैं उस अकॉर्डिंग वो बच्चों को क्या करते हैं, ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं। अब जैसे आपके ग्रुप में 5 जने, मान लीजिए आपको एक प्रैक्टिकल दे दिया गया और आपके ग्रुप में है 5 जने। अब 5 जने हैं तो पाँचों के पाँचों एक काम तो करोगे नहीं, आप लोग एक ही काम थोड़ी करोगे। एक जना बोलेगा कि मैं एपरेटर्स को ज्वाइन कर देता हूँ, दूसरा बोलेगा ठीक है मैं रीडिंग ले लूँगा, ठीक है, तीसरा बोलेगा मैं कैलकुलेशन कर लूँगा, चौथा बोलेगा मैं ग्राफ बना लूँगा, ठीक है, ऐसे ही तो करोगे भाई, डिवाइड कर लोगे। अब बताओ 5 जनों को 5 काम दे दिए, जरूरी तो नहीं है कि सारे बच्चे एक जैसे ही काम करेंगे। हो सकता है किसी ने वहाँ कोई प्रॉब्लम कर दी, रीडिंग लेने वाले ने सही रीडिंग नहीं ली, या एपरेटर्स जोड़ने वाले ने सही से नहीं जोड़ा, या कैलकुलेशन वाले की कैलकुलेशन थोड़ी वीक थी तो उसने कैलकुलेशन में गलती कर दी। मतलब बहुत सारी कमियां हो गई ना, तो मतलब अब बहुत सारी कमियां हो गई तो आप पहचान ही नहीं पाओगे कि किस बच्चे ने कौन सी कमी करी। बार बार प्रैक्टिकल करते रहोगे, कुछ ना कुछ एरर मिलती रहेगी, कभी किसकी वजह से कभी किसकी वजह से। तो ऐसी त्रुटि को हम क्या कहते हैं, स्थूल या गंभीर। और आप एग्जैक्टली रीजन नहीं लगा पाओगे, कभी किसी बच्चे ने एक चीज में गलती करी, चलो उसको पकड़ लिया, फिर दूसरे वाले ने दूसरे में कर लिया, आप कब तक पकड़ते रहोगे। तो मतलब इसका भी हमें एग्जैक्टली कारण पता नहीं होता है, इसीलिए इसको भी आगे हम स्टडी नहीं करेंगे। तो समझ में आया, इसलिए हमने ओनली क्रमबद्ध के बारे में जानकारी ली है, इन दोनों की थोड़ी छोटी छोटी डेफिनेशन हमने पढ़ ली है। आप लोग नोट जरूर बनाते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा मेन पार्ट स्टार्ट होता है यहाँ से। ये तो हमने थ्योरी पढ़ी, ठीक है। अब जो मेनली क्वेश्चंस आते हैं वो एरर में से क्या आता है, न्यूमेरिकल आता है। तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि आगे ये बहुत काम आने वाला है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं त्रुटि की गणना, कि हमें एरर निकालना आना चाहिए। एरर पढ़ तो ली, होता क्या है, अब एरर निकालना आना चाहिए। अब हम 4 प्रकार के एरर निकालेंगे। कौन कौन सी, निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, फिर सापेक्षिक जिसको आपेक्षिक भी कहा जाता है और भिन्नात्मक भी कहा जाता है। 3 नाम है इसके, कंफ्यूज मत होइएगा। आपेक्षिक भी बोलते हैं इसी को सापेक्ष या सापेक्षिक भी बोलते हैं, और इसी को भिन्नात्मक भी बोलते हैं। तीनों नाम है, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। और चौथी है प्रतिशत त्रुटि। हमें 4 प्रकार की त्रुटियों की गणना करनी है, लेकिन इन 4 प्रकार की गणना करने के लिए आपको सबसे पहले ये चाहिए होगा। अगर आपके पास में ये नहीं है तो ये नहीं निकाल सकते, इसीलिए सबसे पहले हमें क्या निकालनी होती है, निरपेक्ष त्रुटि। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। चले आगे, कोई प्रॉब्लम आए तो आप लोग एक बार देख लेना पीछे बैक करके कि हाँ हमें यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। चलिए अब देखो निरपेक्ष त्रुटि पहले होती क्या है ये जानते हैं। निरपेक्ष जो त्रुटि होती है वो होती है जो भी आपको भौतिक राशि दे दी गई है उसके प्रायोगिक मान और वास्तविक मान का जो अंतर होता है वही आपकी क्या कहलाती है, निरपेक्ष त्रुटि कहलाती है। जिसको हमने नॉर्मली त्रुटि कहा था ना त्रुटि की डेफिनेशन में, उसी को ही निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं कि प्रायोगिक मान क्या है, वास्तविक मान क्या है, दोनों का अंतर कर लीजिए और उसका मोड ले लीजिए। अब देखिए मोड क्यों लेते हैं, मतलब परिमाण लेना है हमको, क्या लेना है, परिमाण, मोड लेना है। मोड क्यों लेते हैं, क्योंकि देखो हो सकता है कि वास्तविक मान आपका ज़्यादा हो
और आपने जो प्रयोग से निकाला वो कम हो। जब दोनों को घटाओगे तो वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। चलो यहाँ तो पॉजिटिव है, मोड की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन वास्तविक मान कम था और आपका मान आ रहा है ज़्यादा। जैसे किसी चीज़ का मान वास्तविक 10 था, आपका आ रहा है 10.2। जब आप घटाओगे तो ऑब्वियसली क्या होगा? नेगेटिव वैल्यू आएगी। नेगेटिव वैल्यू आएगी तो हमारे पास में एक साधन है नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने वाला, मोड। यही तो काम करता है, नेगेटिव को पॉजिटिव ही तो बनाता है मोड, कि कोई भी नेगेटिव वैल्यू मुझे दे दो, मैं उसको पॉजिटिव बना के आपको वापस कर दूंगा। यही तो बोलता है मोड। तो जो भी नेगेटिव वैल्यू आई उसका मोड ले लिया तो वो किस में कन्वर्ट हो गई? पॉजिटिव में। ठीक है, तो हमें हमेशा त्रुटि क्या चाहिए? पॉजिटिव ही चाहिए, हमें नेगेटिव नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? पॉजिटिव ही चाहिए। इसीलिए हम मैग्नीट्यूड लेते हैं। ठीक है, या फिर आप ऐसा करिए कि जो भी आपका मान ज़्यादा आ रहा है उसमें से कम को घटाइए, चाहे फिर वो वास्तविक हो या फिर प्रायोगिक हो। ठीक है, तो दोनों काम आप कर सकते हो। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कोई राशि है ए, कोई भी भौतिक राशि है जिसका आपको माप ज्ञात करना है, तो इसको मैंने कह दिया मापन राशि है। ठीक है, अब इस मापन राशि में आपने इसके प्रायोगिक में से वास्तविक को घटाया तो आपको क्या मिलेगा? डेल्टा ए। इसको कहेंगे हम डेल्टा ए, और मोड लगा दिया है भाई, पॉजिटिव चाहिए। तो ये जो डेल्टा ए है यही क्या है? निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है, आगे अभी हम क्वेश्चन करेंगे, वहाँ हम इसको अच्छे से निकालना सीखेंगे भी कि कैसे हम निरपेक्ष त्रुटि निकालते हैं। ठीक है, तो घबराइए मत, धीरे धीरे आराम से पढ़िए। चलिए गाइस, चले अब बात करते हैं माध्य निरपेक्ष। भाई जब निरपेक्ष मिल गया, माध्य निकालना तो बहुत आसान है, पढ़ा है ना हमने 9th 10th 8th क्लास में खूब है। समांतर माध्य क्या होता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। यानी कि आप जब आप लोग लैब में प्रैक्टिकल करने जाते हो तो वहाँ पर आप एक ही तो रीडिंग थोड़ी लेते हो, एक रीडिंग से काम नहीं चलता है, हमें कम से कम 10-15 रीडिंग्स लेनी होती है, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि हमारी कितनी एक्यूरेसी के साथ हम काम कर रहे हैं। तो हमें 10-15 रीडिंग्स लेनी होती है। तो आप हर रीडिंग के लिए क्या करो? निरपेक्ष त्रुटि निकालो, और जब आपको सारी रीडिंग के लिए निरपेक्ष मिल जाएगी तो उनका क्या करो? माध्य निकाल लो। माध्य क्या? जैसे 10 रीडिंग ली तो 10 निरपेक्ष त्रुटियों का योग कर दो, डिवाइडेड बाई 10। एन की जगह क्या आ जाएगा? 10/10 है, और इन सबसे एक वैल्यू प्राप्त होगी जिसको हम कहेंगे माध्य निरपेक्ष त्रुटि। ये हमारी एग्जैक्ट माध्य निरपेक्ष आ चुकी है। ठीक है, और इसको मैंने कह दिया डेल्टा ए माध्य। इसके आगे भी मोड लगाना चाहो तो लगा लो। वैसे यहाँ से भी आपको क्या होगा? पॉजिटिव वैल्यूज ही मिलेगी, तो ये भी क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। चलिए, माध्य निरपेक्ष की बात हो गई। अब बात करते हैं सापेक्षिक, भिन्नात्मक या आपेक्षिक। तीनों एक ही बात है, मैं वापस रिपीट कर रही हूँ। एग्जाम में कई बार बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए नाम चेंज कर दिए जाते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए, सापेक्षिक होती क्या है? सापेक्षिक होती है कि जो भी आपको माध्य निरपेक्ष त्रुटि मिल गई या जो भी आपको निरपेक्ष त्रुटि मिल गई वो डिवाइडेड बाई उस भौतिक राशि का वास्तविक मान, वही आपकी क्या कहलाती है? सापेक्ष त्रुटि। भाई ये तो है माध्य, टोटल माध्य मिल गया हमको निरपेक्ष का, और ये वास्तविक मान था। इन दोनों को क्या कर दीजिए? अनुपात ले लीजिए, वही आपका क्या कहलाएगा? सापेक्षिक त्रुटि कहलाएगा। ठीक है गाइस, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रतिशत त्रुटि की। अब देखिए, माध्य निरपेक्ष मिल चुका है, सापेक्षिक हमने निकाल लिया, तो प्रतिशत क्या होता है? जो भी आपने सापेक्ष त्रुटि ली है, प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं? 100 से गुणा ही तो करते हैं, तो उसको 100 से गुणा कर दीजिए और प्रतिशत लगा दीजिए, वही आपकी क्या कहलाएगी? प्रतिशत त्रुटि कहलाएगी। ओके, डेल्टा ए अपॉन ए ये क्या है? सापेक्षिक। 100 से गुणा कर दिया और इस पूरी राशि के आगे क्या लगा दिया? प्रतिशत, तो ये क्या कहलाएगी? प्रतिशत त्रुटि। चलो अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, वहां से हम इनको निकालना सीखेंगे। ठीक है, चलिए आगे। चलिए अब देखिए, किसी छड़ की लंबाई, जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक छड़ है जिसकी लंबाई किसी बच्चे ने प्रैक्टिकल किया तो उसको ये मिली। पहली बार किया तो 4.2 मिली, दूसरी बार किया तो 4.4 मिली, तीसरी बार किया तो 4.6 मिली, चौथी बार किया तो 4.8 मिली। देखो हर बार एक रीडिंग नहीं आ रही है ना, इसीलिए हम कम से कम 8-10 रीडिंग तो निकालते ही निकालते हैं। ठीक है, और सेंटीमीटर में। अब वो बोल रहा है कि इसकी निरपेक्ष सापेक्ष प्रतिशत त्रुटियां ज्ञात करिए। अब आप लोग क्वेश्चन ढंग से पढ़ेंगे तो बोलेंगे इसमें वास्तविक तो दे ही नहीं रखा, जब वास्तविक दे ही नहीं रखा तो निरपेक्ष कैसे निकालेंगे? भाई हमने तो यही पढ़ा है, वास्तविक में से क्या करो? प्रायोगिक को माइनस करो और निरपेक्ष निकालो। अब जब वास्तविक दे ही नहीं रखा तो कैसे निकालेंगे? तो घबराइए मत, वास्तविक भी हमें निकालना आता है। अगर आपको वास्तविक मान नहीं दिया हुआ है तो आप कैसे निकालेंगे वास्तविक? जो भी आपको प्रायोगिक मान दे रखे हैं उन सबका समांतर माध्य निकाल लीजिए, और वही समांतर माध्य आपका क्या कहलाएगा? वास्तविक मान। किस कंडीशन में? जब वास्तविक मान नहीं दे रखा हो। अगर दे रखा है तो आपको नहीं निकालना है,
फिर तो आपको वही यूज़ करना है। ओके, अब यहाँ नहीं है तो लंबाई का वास्तविक मान कैसे निकालेंगे। अब देखिए किसी भी न्यूमेरिकल को, ये सिर्फ मैं इसी चैप्टर के लिए नहीं कह रही हूँ, कहीं पे भी आप चले जाइए, किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का एक सबसे बड़ा फंडा है कि आपको उस न्यूमेरिकल में जो भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो वो सारी की सारी एक ही पद्धति में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए, एक ही पद्धति में। मैंने लास्ट में आप लोगों को लास्ट जो वीडियोस थी उनमें पढ़ाया हुआ है, 3 पद्धतियाँ होती है, MKS, CGS, FPS। तो आपको सबको एक ही पद्धति में चेंज करना होगा। और जब फाइनल रिजल्ट मिल जाए और सामने वाला आपसे पूछ रहा हो कि नहीं भाई मुझे ये इसमें अच्छा नहीं लग रहा, आप इसको जैसे आपको CGS मिला MKS में चेंज करो, तो वहाँ आप उसको फिर चेंज कर सकते हो। लेकिन जब भी न्यूमेरिकल करो उससे पहले सबको एक ही पद्धति में चेंज करो। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ लंबाई है, अब देखिए ये सारी लंबाई है सेंटीमीटर में, हाँ है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा सकते हो। लेकिन सपोज आपको ये लंबाई सेंटीमीटर की जगह मीटर में होती और बाकी सेंटीमीटर में होती, तो आप क्या करते, या तो सबको सेंटीमीटर में चेंज करते या सबको मीटर में चेंज करते, ठीक है। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा वरना न्यूमेरिकल गलत हो जाता है। इसी कमी की वजह से ही न्यूमेरिकल मोस्टली गलत होते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये गलती मत करिएगा। सब सेंटीमीटर में माध्य समांतर माध्य निकालना हमें आता है। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों का योग कर दीजिए 4.2 प्लस 4.4 प्लस 4.6 प्लस 4.8 और राशियाँ कितनी है 4, 1 2 3 4 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान आएगा 4.5। अब यूनिट क्या आएगी भाई, सबको हमने सेंटीमीटर में लिया है तो ये भी तो सेंटीमीटर ही होगा, तो यूनिट क्या आएगी सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वास्तविक मान निकालना आ गया। चलिए अब लंबाई का वास्तविक मान मिल चुका है, अब हम क्या करेंगे, हमको 4 प्रायोगिक मान मिले हैं तो 4 निरपेक्ष त्रुटियां निकालेंगे और फिर उन चारों निरपेक्ष का समांतर माध्य करके एक निरपेक्ष त्रुटि प्राप्त करेंगे जिसे हम कहेंगे माध्य निरपेक्ष त्रुटि। और उसी माध्य निरपेक्ष त्रुटि को यूज करते हुए हम सापेक्षक निकालेंगे और प्रतिशत निकालेंगे, ठीक है। तो पहले हम एक एक निरपेक्ष त्रुटि निकालते हैं। प्रथम प्रयोग में निरपेक्ष त्रुटि जिसको मैंने कह दिया डेल्टा L1। L1 क्यों कहा भाई, लंबाई दे रखी है तो मैंने L1 बोल दिया, ठीक है। अब L1 क्या होगा, वास्तविक माइनस प्रायोगिक। वास्तविक आपका 4.5, ये सबके लिए सेम रहेगा, सिर्फ चेंज क्या होंगे प्रायोगिक L1 L2 L3 L4। तो L माइनस L1 मोड लगा दिया भाई, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। अब 4.5 तो हो गया वास्तविक, 4.2 मेरा पहला प्रायोगिक मान है, दे रखा था ना, देखिए ये रहा, ठीक है। ये दूसरा प्रायोगिक मान, ये तीसरा, ये चौथा। चलिए माइनस 4.2, जब इसमें से इसको घटाया तो कितना आ गया 0.3 सेंटीमीटर। ये हो गई प्रथम निरपेक्ष त्रुटि। सिमिलरली द्वितीय निरपेक्ष त्रुटि निकाल लो, डेल्टा L2 L माइनस L2। L तो सेम ही रहेगा, L2 अब की बार कितना हो गया 4.4, माइनस किया तो कितना आ गया 0.1 सेंटीमीटर। सिमिलरली तीसरी निकाल लीजिए L माइनस L3 करके। अब देखो यहाँ पे L3 बड़ा हो गया 4.6 और ये कितना है 4.5, इसीलिए मोड लगाया था कि भाई आप गलती से अगर 4.5 माइनस कर दो 4.6 से तो क्या होगा, नेगेटिव वैल्यूज मिलेगी नहीं मिलेगी, इसीलिए मोड लगाया था कि अगर आप ध्यान नहीं दोगे बड़े में से छोटे को घटाना है तो आप कहीं नेगेटिव ना लिख दो, इसलिए मोड लगा रखा है। तो ये आ गया 0.1 सेंटीमीटर। सिमिलरली फोर्थ निकालिए, L4 माइनस L, 4.8 माइनस 4.5, 0.3 सेंटीमीटर। अब जब 4 निरपेक्ष त्रुटियां आ गई तो क्या निकालेंगे, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। माध्य का फॉर्मूला तो वही है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। चलिए डेल्टा L1 डेल्टा L2 डेल्टा L3 डेल्टा L4 और डिवाइडेड बाई 4, भाई 4 राशियां हैं, सबके मान रख दिए, 4 से भाग कर दिया, ये माध्य निकल गया, कितना आया 0.2 सेंटीमीटर। भाई इतनी त्रुटि आपकी हुई है, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास माध्य निरपेक्ष त्रुटि। बस आपको यहीं तक ही पहुंचना है, आगे के फॉर्मूले तो बहुत आसान है। चलिए अब निकालते हैं सापेक्ष त्रुटि। सापेक्ष कैसे निकालते हैं, सापेक्ष होता है माध्य निरपेक्ष त्रुटि या फिर निरपेक्ष त्रुटि डिवाइडेड बाय वास्तविक मान। माध्य निरपेक्ष कितनी है 0.2, वास्तविक कितना है 4.5। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2/45, ठीक है। सॉल्व करना तो आपको आता ही है भाई, मैथ्स के स्टूडेंट है, ठीक है, और फिजिक्स पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। तो सॉल्व करना हमारे लिए कौन सा टिपिकल है, पॉइंट हटाया, ये पॉइंट कैंसिल, 2/45, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रतिशत त्रुटि। आप प्रतिशत कैसे निकालते हैं, जो भी सापेक्ष निकाला उसको 100 से गुणा कर दो और प्रतिशत लगा दो। लो भाई आसान है, कर दिया, ये रहा, कर दिया। तो 200/45, इसको सॉल्व किया
40/9, आप चाहो तो इसको और आगे सॉल्व कर लो, ठीक है। कैलकुलेशन हमेशा आप वहाँ तक करिए जितना आप कर सकते हो, ठीक है। जहाँ तक आप कर सकते हो उसको ईजी से ईजी वहाँ तक करिए, या आगे भी हो सकता है तो आप इसको आगे भी कर सकते हो। तो बताइए आसान हुआ नहीं हुआ, बताइए। बहुत आसान है ना। आपको कोई प्रॉब्लम आई निरपेक्ष निकालने में, माध्य निरपेक्ष निकालने में, सापेक्ष निकालने में और प्रतिशत निकालने में? बहुत आसान है ना। ठीक है गाइस, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? त्रुटियाँ पढ़ी, त्रुटियों के बारे में पढ़ा और फिर हमने त्रुटि की गणना करना सीखा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।